Hello everyone, welcome to Bind EduTech। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को प्रूव किए थे और अब उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी देखेंगे अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट। आज का टॉपिक होगा एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? देखिए, एटॉमिक मास यूनिट कहिए कि द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। The atomic mass unit is defined as the 1/12 of the C12। मतलब क्या हुआ? जो कार्बन 12 है उसका 1/12वां भाग, कार्बन 12 का 1/12वां भाग, दैट इज कॉल्ड आवर एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं that it is written as AMU। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। और जो 1 AMU होता है, 1 AMU, तो जो कार्बन 12 का मास होता है, कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12वां भाग, मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। कार्बन 12 का जो भी मास होता है उसका 1/12वां भाग होता है, उसको हम लोग एक यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU is equal to 1/12 into 12/6.022 into 10⁻23। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/6.022 इंटू 10⁻23। यदि इसको 10 लिख देते हैं तो -24, तो 1 पॉइंट, इसको जब डिवाइजन करेंगे तो 1.66 आएगा इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आ गया आपको 1 AMU का वैल्यू, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं।
यूनिफाइड मास कहने का इन द सेंस है कि इसी को एक बेसिस मानते हुए हम लोग फर्दर ऑन आगे यूनिट्स को लेते हैं। तो ये तो ग्राम में आया, आप इसी चीज़ को केजी में लिख सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया वैल्यू। और AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको मेजर किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो इसमें लिखेंगे कि AMU is measured by mass स्पेक्ट्रोमीटर। AMU को हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र करते हैं, ये डिवाइस है। अब हम लोग देखेंगे कि एक AMU से कितना जो एनर्जी है वो रिलेटेड है। एक AMU से आता भी है एग्ज़ाम में, तो इसमें लिखेंगे कि एनर्जी रिलेटेड विथ 1 AMU। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं जो फार्मूला होता है एनर्जी का और मास का, तो E इज इक्वल टू होता है डेल्टा MC स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। नाउ इट इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू जो डेल्टा MC स्क्वायर होता है, इसमें जो डेल्टा M है उसके जगह पर आपको ये वैल्यू रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 C स्क्वायर के जगह 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट E is equal to 1.66 10⁻⁻27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, 9 इंटू 10⁻16। इसको कम्प्लीटली यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 931.5 MeV आएगा। MeV का फुल फॉर्म मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का इन द सेंस है 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं बिकॉज जो एनर्जी होता है वो जूल में जनरली आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको डिवीज़न करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। और जो M लिखा हुआ है दैट इज़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको पावर को बताता है 10⁶। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट एक्चुअली एक डिफरेंस को बताता है, और ये जो डिफरेंस है दो
समेशन के बीच का डिफरेंस है कि डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट। देखिए, व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या है? तो मास डिफेक्ट इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट, मतलब कि कोई भी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का टोटल कितना मास होगा और उसी न्यूक्लियस का फ्री स्टेट में, एक्चुअली एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको दो पार्टिकल मिल जाएंगे। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपको दो पार्टिकल मिल जाएंगे, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली मिलकर न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग जो स्टेट है उसमें कितना मास होगा और कंबाइंड स्टेट में जो मास है, तो कंबाइंड स्टेट का मास और डिफरेंट जब रहेगा तब जब मास को जोड़ेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास नंबर A है। तो मान लेते हैं MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, बड़ा M मास ऑफ न्यूक्लियस, MP मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, बड़ा M मास ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा Z। क्यों हो जाएगा Z? क्योंकि Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा दैट विल बी आर A माइनस Z। A क्या है? एटॉमिक मास नंबर है और जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास नंबर में जब हम लोग उसको माइनस कर देते हैं तो देन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसके बाद यदि मास डिफेक्ट को फॉर्मूला में फॉर्मुलेट किया जाए तो देन क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले ये हम लोग को तय करना पड़ेगा कि जैसे फ्री स्टेट जो है उस फ्री स्टेट में
उसके रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए डेल्टा, जो आप डेल्टा एम भी लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। इसका मतलब क्या हुआ, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन को बताता है और उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो हम लोग को पता चलेगा एक्चुअली इस जेड एमपी से, बिकॉज जो जेड है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर कहने का इन द सेंस है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। और जैसे mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन, उससे पहले लगा दिए हैं a माइनस जेड। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि a माइनस जेड क्या है या उसका क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि जो a माइनस जेड है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हो जाएगा a माइनस जेड। इन दोनों को जोड़िए माइनस क्या m क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। इज इट क्लियर। और मास डिफेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AMU में, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट में, मतलब इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ AMU। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करना मतलब क्या होता है, इसे बांधना, बट यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड to disintegrate a nucleus into its constituent parts or particles, that is called binding energy। लिखेंगे कि the energy required to disintegrate the energy required to disintegrate a nucleus, the energy required to disintegrate a nucleus into its constituent particles is called बाइंडिंग एनर्जी। जैसे जो एक एटम होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स जो कंसिस्ट करता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को, तो एक न्यूक्लियस को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के अलग अलग फॉर्म में तोड़ने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा उस एनर्जी को
हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट का एनर्जी है कि उतना ज़रूरत पड़ेगा ही उस न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए। देन बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन MeV। MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा mc²। एनर्जी है ना, तो फॉर्मूला डेल्टा mc²। और यहाँ पर जो डेल्टा m है वो है आपको मास डिफेक्ट। जो डेल्टा m है दैट इज़ आवर मास डिफेक्ट। तो यदि बाइंडिंग एनर्जी का आप फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे डेल्टा m है, तो ये हो जाएगा ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू c²। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और अभी तुरंत हमने आपको मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने आपको बताया। इफ़ डेल्टा m इज़ इन AMU या इज़ 1 AMU ले लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, तो देन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 AMU का वैल्यू आप रख देंगे 931.5 MeV इंटू c²। तो बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ डेल्टा m जो भी आएगा उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन दैट इज़ कॉल्ड आवर बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग होगा। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द पैकिंग फ्रैक्शन, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस टॉपिक को आपको पढ़ के रखना है। आगे के क्लास में हम आपको डिस्कशन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पैकिंग फ्रैक्शन एंड कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।